This is chapter 7, permutation and combination, class 11. And yesterday we also discussed some basic points about permutation and combinations. Simply saying what is permutation and what is combination. Permutation is an arrangement and combination is the selection. And there are different methods of arranging the things. One is the most important. There are two things. One is when the repetition is allowed, and second is when repetition is not allowed. When repetition is allowed, then number of arrangements. How we find the number of arrangements? This there is a formula. If there are n different objects taken r at a time, n different objects taken r at a time, then the repetition is when where repetition is allowed. अगर repetition इसमें allowed है, then we have the formula n raised to power r. ये कल हमने किया था. When repetition is not allowed, then we follow fundamental principle of counting. और fundamental principle of counting क्या है कि if we have two objects, two different number of objects, there are two events. फर्स्ट इवेंट में अगर m ऑब्जेक्ट है और सेकंड इवेंट में n ऑब्जेक्ट है, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल दैट इवेंट्स इज m into n. अगर हमारे पास दो इवेंट है तो एक इवेंट में m ऑब्जेक्ट है, दूसरे इवेंट में n ऑब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? m into n. यहाँ पे ये एग्जांपल कल हमने डिस्कस किया था. इस एग्जांपल से ये वेरीफाई किया था कि एक पर्सन है, उसके पास 3 पेंट है, P1 P2 P3 एंड 2 शर्ट्स है, S1 S2. तो कितनी पॉसिबिलिटी से वो उनको वियर कर सकता है? फर्स्ट पेंट के साथ फर्स्ट शर्ट ले सकता है, तो ये इसके पास पॉसिबिलिटी बनेगी. फर्स्ट पेंट के साथ सेकंड शर्ट ले सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनेगी. ऐसे ही सेकंड पेंट के साथ दोनों शर्ट का ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा, और इस टाइप से P3 के साथ भी ये चीज ले सकता है. तो इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. यहाँ पे 3 पैंट थी और 2 शर्ट थी, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनी? 3 into 2 = 6. तो यही ऊपर फॉर्मूले में बताया गया है. अगर यहाँ पे और भी ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, m ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट है, p ऑब्जेक्ट है, इसके बाद क्या हुआ? r s t और भी ऑब्जेक्ट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम कैसे निकालेंगे? सबको मल्टीप्लाई करके अरेंजमेंट इस टाइप से ये चीजें बन जाती है. क्लियर है? तो इसके बाद जो टॉपिक है, जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करते हैं, उसके बाद हमें कुछ चीजें दिखती है कि जैसे मान लो आपने एक्सरसाइज की थी कि 5 टर्म्स हैं, 1 से लेके 5 तक काउंट नंबर्स हैं, और आपने 3 को लेके अरेंजमेंट 3 नंबर्स से आपने 3 डिजिट को लेके आपने नंबर्स बनाने हैं. तो कितने पॉसिबल डिजिट आते हैं? फर्स्ट डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वेज, देन 4 वेज, देन 3 वेज. यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि जब हम नंबर सिस्टम के बारे में काम करते हैं, तो वहाँ नंबर ऑफ यानी कि जो नंबर है वो दैट इज ऑलवेज डिक्रीजेस बाय 1 से डिक्रीज होता जाता है जब यहाँ पे रेपिटेशन, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. और रेपिटेशन जब होती है तो क्या होता है कि जो नंबर है फर्स्ट टाइम 6 है, तो दूसरी बार भी 6 आएगा, तीसरी बार भी 6 आएगा. तो हमारे पास एक नई नोटेशन आती है, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल नोटेशन. ठीक है? आपने पिछले चैप्टर में जो हमने चैप्टर 5 किया, उसमें आपने देखा होगा यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन. उसमें हमने क्या देखा था कि आयोटा, जब हम इसे जब सीधी आई है तो उसे हम क्या रीड करते हैं? आयोटा. यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी या इसमें उल्टी आई है, रिवर्स ऑर्डर में है आई, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल. तो दिस इज नोन एज फैक्टोरियल. तो द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल एंड इज रीड एज n फैक्टोरियल. तो यहाँ पे इसको लिखने का और भी मेथड है. आप फैक्टोरियल को कई बुक में किसी और मेथड से भी लिखते हैं. यहाँ पे देखिए, n फैक्टोरियल कैन आल्सो बी रिटन एज, n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इस टाइप से लगाते हैं. केवल ये l होता है, एंगल नहीं, l लिखना है, l n. तो इसे हम बोलते हैं n फैक्टोरियल, या फिर n फैक्टोरियल, इससे ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल. Next is see here n फैक्टोरियल है. n फैक्टोरियल में क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन
इस टाइप से नंबर्स चलेंगे। लास्ट क्या है, एन है। अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखें, इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखें, एन है, एन के बाद जो नेक्स्ट टर्म है, जैसे हम कल लिखे थे पहली टर्म फर्स्ट नंबर कैन बी टेकन इन 5 ways, then 4 ways, then 3 ways, then 2 ways, इस टाइप से। यहाँ पे सबसे आगे क्या आ गया, एन, देन एन माइनस वन, देन एन माइनस टू, देन n माइनस थ्री एंड सो ऑन, लास्ट में वन। जो भी फैक्टोरियल है कहीं से भी हम स्टार्ट करेंगे तो कोई जंप नहीं होता, ऑड इवन का कोई चक्कर नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे ले चलना है और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, वन तक जाएगा। अगर 5 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 6 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस टाइप से ये चलते हैं। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल नोटेशन। क्लियर है? तो फैक्टोरियल में क्या है, आप कहीं पे भी किसी भी सीक्वेंस को स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने आगे नहीं लिखने हैं तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो, यहाँ से आगे नहीं लिखने हैं तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा लो, सेम मीनिंग होगा। एन फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा लिया, इसके पीछे वाली सारी टर्म्स उसमें आती हैं, चाहे आप लिखो या ना लिखो, जहां पे फैक्टोरियल लग गया तो मींस उसके पीछे वाली वन तक सारी की सारी टर्म्स का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अवर टॉपिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बाय परमुटेशन। पहले परमुटेशन कैसे बनी? परमुटेशन कुछ नहीं है, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, पर इसमें थोड़ी सी टेक्निक्स यूज की हुई है, कुछ फॉर्मूले बनाए हुए हैं कि आपने पहले जो किया है, हमने डब्बे से बना के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पर अब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स, कुछ फॉर्मूलेस आपने यूज करने हैं। A permutation is an arrangement in a definite order of number of objects taken some or all at a time, some or all at a time। देखिए इसे it is noted by NPR, the number of permutation of n objects and different objects। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है, different object। Different object means repetition is not allowed। Permutation, this type of permutation is always applied only when repetition is not allowed। मीन्स फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसी को ही आगे डेवलप किया गया है। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज गिवन बाय NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है जब भी आपको, अगर मान लो यहाँ पे आपको लिखा जाता है यू आर गिवन 5 ऑब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू फाइंड द अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बाय टेकिंग 3 ऑब्जेक्ट्स, मींस नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम, इस टाइप से उसको रीड करेंगे। 5p3 जो नीचे वाली वैल्यू है, r की वैल्यू है, जीरो से स्टार्ट होती है, r स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड गो अप टू n, n से बड़ा नहीं हो सकता। n यहाँ पे अगर मान लो आप 5 लेते हैं तो r की वैल्यू 5 या 5 से छोटी ही रहेगी, और r कैन टेक, r मे बी इक्वल टू जीरो, r जो है जीरो के बराबर हो सकता है। तो ये अपने फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर हम जीरो लेते हैं तो आपको कैसे इसको चलाना है, यहाँ पे NP0 आ गया तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस जीरो फैक्टोरियल मींस n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। NP0 हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर, और NPN अगर n है तो नीचे आ गया जीरो फैक्टोरियल। आपको हम बोलते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। अगर मान लो डिनोमिनेटर में कहीं पे भी जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है, पर यहाँ पे ये ट्रेंड उल्टा है क्योंकि आई भी हमने उल्टी लगाई है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, और जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चलता है यहाँ पे कोई भी जीरो होती ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं आएगी क्योंकि जीरो फैक्टोरियल है। कब आ सकती है जीरो, जब जीरो फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल दिया है तो जीरो फैक्टोरियल भी हमारे पास 1 हो जाता है, बिकॉज इट डिस्कस ओनली द नेचुरल नंबर्स। हमने सिर्फ नेचुरल नंबर में ही रहना है। तो ये बातें हैं, आपने परमुटेशंस कैसे बनी, ठीक है। परमुटेशन वही चीज है, अगर हम इसे आगे और देखें, ये देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल देखिए NP3, अगर हम इसे सॉल्व करें उसी फॉर्मूले में पुट करें तो क्या बनेगा, 7 से लेके आगे 3 टर्म्स, 7 से पीछे 3 टर्म्स, 7 इंटू 6 इंटू 5। NP3 का मीनिंग है 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 से लेके 7 से पीछे 3 टर्म्स, और 8p3 8 के पीछे 3 टर्म्स, अगर यहाँ पे 4 है 8 के पीछे 4 टर्म, 5 है 8 के पीछे 5 टर्म्स, ठीक है, 1 है यहाँ पे तो 8 के पीछे सिर्फ 1 टर्म। तो इस टाइप से ये जो है परमुटेशंस काम करती है, ये कुछ नहीं है, जो वही है। अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे, यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, देन यू फाइंड दैट इट इज नथिंग डिफरेंट देन दैट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इट इज सिमिलर टू दैट।
ठीक है। पर हमने क्या है यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम उसी वैल्यू को निकाल पाते हैं, वही चीज इसमें से आ जाएगी। आगे डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला, आपने ये फॉर्मूला बना दिया पर ये डिराइव कैसे किया, तो पहले आपने ये चीज लिखी, देखिए द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू n एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट इज गिवन बाय व्हेन द रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। एक बात ध्यान में रखना कि परम्यूटेशन इज अप्लाइड इन ओनली फॉर दोज प्रॉब्लम्स इन विच रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। और रेपिटेशन का एक ही फॉर्मूला है n रेज टू पावर r, जो अभी बताया थोड़ी देर पहले, वही चलेगा। तो देखिए एनपीआर, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके किया है कि एनपीआर का मीनिंग क्या है कि 7 प्लस 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 इस टाइप से बनेगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इस टाइप से बनेगा। तो एनपीआर है तो यहाँ से भी हमें आर नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी, आर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे आर कितना है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। हमने पहली वैल्यू वही लेनी है जो ऊपर है, यहाँ से स्टार्ट करना है, एन से स्टार्ट किया, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। तो यहाँ पे वन वन इसमें से डिक्रीज करते गए और लास्ट में एन माइनस आर प्लस वन कैसे लिखा, इसके लिए मैंने ये एक्सप्रेशन दी है कि अगर आपके पास एन 7 है और आर 3 है तो एन माइनस आर प्लस वन क्या बना, n minus 3 plus 1 equal to 5, तो 5 is what, its last term, ठीक है। तो यहाँ पे 8 into 7 into 6 है, if we have n equal to 8 and r equal to 3, then what is n minus r plus 1, it is equal to 8 minus 3 plus 1 equal to 6। तो यानी कि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से आ गया, n माइनस आर प्लस वन कैसे आया। तो ये हम एक जनरलाइजेशन बनाई है, हमने फॉर्मूले को एक्सपेंड किया है कि एक इस एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन कैसे बना, इसका मीनिंग यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये दो एग्जांपल्स इसमें बताए हुए हैं, इन एग्जांपल्स को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। पहली बात, पहला क्या बोलता है कि n से स्टार्ट करना है और r तक जाना है, एक एक स्टेप का एक एक वन वन इसमें से माइनस करते जाना है। n में से वन माइनस किया ये आ गया, इसमें से वन माइनस किया ये आ गया, इसमें से ये माइनस किया वन माइनस किया ये आ गया। तो लास्ट टर्म कैसे बनी, लास्ट टर्म हमने कैसे लिखनी है, दैट इज एक्सप्लेन्ड थ्रू दिस मेथड। तो अब देखिए यहाँ पे ये चीज बन गई। अब यहाँ पे ऊपर वाला ना तो ये फैक्टोरियल पूरा है ना कुछ नहीं, इसे फैक्टोरियल पूरा करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n इंटू n माइनस आर माइनस वन, ठीक है, एंड सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इससे अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखिए एक चीज की गलती हो गई है, ये आपने नहीं करना है, यहाँ पे n नहीं लिखेंगे, n नहीं आएगा, क्योंकि क्या हुआ n माइनस आर प्लस वन है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, अगर इस टर्म में से अगर हम वन माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, n माइनस आर आएगा। यहाँ पे ये n मत लिखना, ये मैं हटा दूंगा बाद में। तो n ये नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ से आना है n माइनस आर माइनस वन, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू वन। तो नीचे यहाँ पे ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ तक सीक्वेंस थी, इससे अगली टर्म क्या बनी, n माइनस आर, फिर n माइनस आर माइनस वन एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होता है, आपको मैंने क्या कहा है, फैक्टोरियल कहाँ तक जाता है, वन तक जाता है। और नीचे क्या आ गया, n माइनस आर माइनस वन एंड सो ऑन अप टू वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नीचे n माइनस कोई भी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मैं यहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो ये स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो ये स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा लो ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ये सबका मीनिंग सेम होगा। आप n फैक्टोरियल लिखते हैं तो उसका मीनिंग यही है, n से लेके सारी टर्म जितनी भी पीछे टर्म्स आ रही है, सारी टर्म्स दैट इज अप टू वन, वन तक सारी टर्म्स। तो npr वी गेट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ से नीचे क्या है, हमने इस सीक्वेंस को यहाँ पे स्टॉप कर दिया, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया और इसमें n के बाद फैक्टोरियल लगा दिया। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस मेथड। और ये तो कल आपने किया था, व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n of different objects taken r at a time where repetition is allowed is n raised to power r। तो अगर हमारे पास एक व्हेन वी टॉस अ कॉइन, ठीक है, वन टाइम, देन वी गेट टू आउटकम दैट इज हेड एंड टेल, एंड व्हेन वी रिपीट दिस for two times, then the answer is then number of outcomes is 2 raised to 2। then number अगर इसी when we toss a coin three times,
when we repeat this situation for 3 times, then we get the number of arrangements 2 raised to 3. And if we have a die, then in a single throw we have 6 outcomes. And if we repeat this arrangement again and again for 4 times, then we have 6 raised to 4 number of outcomes. देखिए यहाँ पे परमुटेशन तो आपको समझ आ गया, परमुटेशन क्या है समझ आ गया। तो यहाँ पे परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, सभी ऑब्जेक्ट जो है डिस्टिंक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट। जो ऊपर हमने कंसेप्ट किया उसमें क्या था, सारे डिस्टिंक्ट थे, सारे अलग अलग थे, डिफरेंट थे। यहाँ पे सारे का सारा जो सेट जो है पूरा रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे मान लो 1 के बाद 2 दो बार लिख दिया, 1 2 2 3 4 4 5 ऐसे लिख दिया, सारे का सारा सेट रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ नंबर थोड़े बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या कैसे इस परम्यूटेशन को हम निकालते हैं, जैसे एप्पल है, APPLE है। ठीक है, एप्पल में कितने लेटर हैं वो, और साथ में इसमें पी रिपीट हो रहा है, इस टाइप से यहाँ पे बोलने का मतलब है इस टाइप के नंबर्स APPLE, पी 2 बार आ रहा है मींस पी रिपीट हो रहा है, पी रिपीट हो रहा है, पूरे का पूरा सेट रिपीट नहीं हो रहा। अगर पूरा सेट रिपीट हो रहा है तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है, पर अगर कुछ डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन पी आर ऑफ द सेम काइंड, पी ऑब्जेक्ट यानी कि 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई भी 2-3 ऑब्जेक्ट जो है सेम टाइप के हैं, एंड द रेस्ट आर डिफरेंट इन इज गिवन बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, सारे के सारे नंबर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो ऊपर था, अगर यहाँ पे हम NPR लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे NPN होता, NPN ऊपर हमने फॉर्मूला निकाला है NPN, ये देखिए n फैक्टोरियल। तो यही चीज है कि जब हमारे पास मान लो एप्पल में क्या है APP, एक मिनट में लिख के बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे APPLE। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे एक ही पी होती, पी नहीं होती, तो हमारे पास कितने लेटर होते, 1 2 3 4, 4 लेटर में से 3 डिजिट, 3 लेटर वाले आपने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो कितने बनेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 4p3, ये फॉर्मूला लगाएंगे 4p3 जब यहाँ पे कोई रेपिटेशन नहीं है। अब देखो दूसरी बात है, अब सारे यहाँ पे सारे के सारे लेटर यूज हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जितने भी लेटर हैं सारे यूज हो रहे हैं, 5 लेटर्स हैं, और बीच में पी जो है 2 बार है। तो जब हम सारे के सारे लेटर यूज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, परमुटेशंस क्या होती है n फैक्टोरियल। जब हम सारे के सारे लेटर्स यूज करते हैं तो n फैक्टोरियल मींस यहाँ पे 5 है तो 5 फैक्टोरियल आना चाहिए था, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए था 5, यहाँ ओ सॉरी 5 फैक्टोरियल आना चाहिए था, 5 फैक्टोरियल, इस बात को ध्यान से देखना। और डिवाइड बाय, अब यहाँ पे इस अगली जो कंसेप्ट है उसमें n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल मींस एक p जो है 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे साथ में इससे हमने डिवाइड भी करना है, क्योंकि वो सिमिलर है, आइडेंटिकल है। p जो है अगर p यहाँ पे लगे, ये p यहाँ पे है या यहाँ पे है, इन दोनों को आप उसमें सफल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बढ़ जाएंगे, तो वहां पे कुछ नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट्स सिमिलर आएंगे। अगर P1 P2 होता तो ये नहीं होता, यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, तो उससे हमें डिवाइड करना है, जितने सेम आइडेंटिकल आते हैं उससे हमने डिवाइड करना है। तो यही है इस कंसेप्ट जो आगे आपको मैंने कंसेप्ट बताया उसका मीनिंग यही है, ठीक है, इसे समझना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड द रेस्ट आर डिफरेंट इज गिवन बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल। अब इसको हमने आगे जनरलाइज किया हुआ है, यहाँ पे ये वही फॉर्मूला है जो ऊपर किया है, जनरलाइज किया है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन p1 ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड, p2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड काइंड एंड सो ऑन, pk आर ऑफ kth काइंड एंड द रेस्ट इफ एनी आर डिफरेंट इज गिवन बाय। अगर बहुत बड़ा नंबर है उसमें से 3-4 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो जितनी बार रिपीट कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे p रिपीट कर रहा है तो 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल लिख दिया, मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे एक और यहाँ पे अल्फाबेट है l, l रिपीट कर रहा है 3 बार, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, इस टाइप से आपके पास जितने भी रेपिटेशंस है उनसे डिवाइड करना है। तो ये कंसेप्ट है परमुटेशंस का। परमुटेशंस एक इंपॉर्टेंट फील्ड है, सभी ने ध्यान से इसको करना है, ठीक है। नाउ exercise
एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो बेसिक पे मैं आपको क्या कहता हूँ कि बेसिक से आगे कुछ भी नहीं होता, जो भी क्वेश्चन है बेसिक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल आप फील करेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे। पर जब हम कॉम्प्लिकेसी कब बढ़ती है, जब हम ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में जाते हैं और हमें बेसिक क्लियर नहीं होता। बेसिक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि रोज़ आप बेसिक पढ़ो, नई चीज़ है आपके लिए, ठीक है। अगर आप रोज पढ़ेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, तभी मैं आपको रोज बेसिक पे लेके जाता हूँ, ताकि आप कम से कम एक बार इस चीज को जरूर देखें। पर कम से कम एक बार जरूरी नहीं है, ये सिर्फ जरूरत है, जरूरी है आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करो। एक बार तो मैंने करवा दिया, घर जाके एक बार फिर करो घर में बैठ के। अब देखिए इवेलुएट 8 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नोटेशन है, हमने फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड करना है। 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू, आप यहाँ पे ये ऐसे आपने 1 से लेके 8 तक का सबका मल्टीप्लाई, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, यहाँ पे ऐसे मत लिखिए। 8 फैक्टोरियल तो 8 से स्टार्ट करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस टाइप से आप लिखिए, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास आ गया, इसका 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल को आप लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 आ गया। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 आ गया। तो दोनों का माइनस करना है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। कई स्टूडेंट सीधा 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। पहले आपने इसको सॉल्व करना है, इसका फैक्टोरियल हटाना है। 4 फैक्टोरियल का मीनिंग है 24, 3 फैक्टोरियल का मीनिंग है 6, दोनों का डिफरेंस आ गया 18, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये आपने बताना है कि ये सही है कि नहीं। पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 फैक्टोरियल हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। दोनों का प्लस कर लिया, ये आ गया 30। और 7 फैक्टोरियल, इसे अलग लाइन में लिखना, यहाँ पे इकट्ठा ही कर दिया। ये 11 7 फैक्टोरियल जो है ये पूरा आना है यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक से सारा आएगा। इसको अलग लाइन में लिखना आप, दैट इज 5040। तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। बहुत सारे बच्चे ये चीजें ध्यान से नहीं करते हैं और एग्जाम में यही गलतियां करते हैं कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल कर देते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। देखिए फैक्टोरियल को कहीं पे भी किसी सीक्वेंस को आप स्टॉप कर सकते हैं। फैक्टोरियल एक प्रकार का फुल स्टॉप की तरह होता है कि जो किसी सीक्वेंस को स्टॉप करते हैं। 8 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 8 से लेके 1 तक सारी टर्म्स का मल्टीप्लाई। हमने एक टर्म लिख ली, दो टर्म लिख ली, तीसरी लिख ली और आगे की सीक्वेंस को स्टॉप कर दिया, आगे की सीक्वेंस को नहीं लिखा, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया, ठीक है। और नीचे 6 फैक्टोरियल था इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर दिया। आप पूरा भी लिखेंगे तो नीचे भी पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल आपस में ये कट गए और 8 को 2 से काटा, 4 आ गया, 4 7 जा 28 आपके पास आंसर आ गया। तो इसी सिंपल अलजेब्रा आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के दो मेथड हैं, एक यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक इस तरफ है। पहले तो देखिए इस टाइप से देख लो, यहाँ पे क्या किया 1/6 फैक्टोरियल था तो 1/6 इस सीक्वेंस को एक स्टेप आगे कर लिया, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो गया, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर में सेम टर्म है तो ये सेम टर्म आपस में कट गई, ठीक है। आपके पास क्या बच गया 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x ओवर 8 इंटू 7। तो इसे सॉल्व करेंगे आप, देन यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर 64। ये भी मेथड है, ठीक है, ये भी आपको और इजी वे हो जाएगा कि आपने यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है तो सारी इक्वेशन को 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो। सारी इक्वेशन को 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, ऊपर लिख दिया 8 इंटू 7 इंटू 6 से 6 कट गया, फिर यहाँ पे 8 इंटू 7 इससे कट गया, आपके पास आ गया x इक्वल टू 64। ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, evaluate n factorial over n minus r factorial when n is given 6 and r is given 2। ये वही फॉर्मूला जो हमने पीछे डिराइव किया है, उसी फॉर्मूले को आपको प्रैक्टिस करवाई गई है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो फॉर्मूले में वैल्यूज को कैसे पुट करते हैं। n फैक्टोरियल मींस 6 फैक्टोरियल, n है 6
और n माइनस r मीन्स 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ पे इस सीक्वेंस को स्टॉप कर दिया क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल है ये आपस में। अगर हम इसके आगे लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे भी लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो भी तो आपस में कट नहीं है, तो यहीं पे काट लो, ठीक है। तो वैसे ही काम इसमें किया है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.3 एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 1। देखो एक टेक्निक मैंने कल आपको बताई थी, वो भी वही है, और जो परमुटेशन वो भी वही है। मैंने आपको क्या कहा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसी से हमने परमुटेशन को डिराइव किया है। परमुटेशन जो है, जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आती है तो हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, तो हम फॉर्मूले से चल पड़ते हैं, ठीक है। जब वेरिएबल्स में दिए होते हैं, जब वेरिएबल्स दिए, यहाँ पे तो नंबर दिए हुए हैं, तो नंबर को सॉल्व करना, अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद ही आप फॉर्मूले कर सकते हैं। मैंने इस एक्सरसाइज में दोनों को जोड़ा हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को और परमुटेशन को जोड़ने की कोशिश की है। हाउ मेनी 3-digit numbers can be found by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं होता है, आपको कल भी हमने कराया था, नहीं तो आप, अगर मैं यहाँ पे इस एक्सरसाइज को डिफरेंट तरीके से कराऊंगा, आप बोलेंगे कि कल सर ने कुछ और कराया था, आज कुछ और करा रहे हैं। ये क्वेश्चन 7.3 का एग्जाम में थोड़ी लिखा होगा कि 7.3 का या 7.1 का, क्वेश्चन तो सेम वही है जो कल किया था। टोटल डिजिट फ्रॉम 1 टू 9 कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक डिजिट कितने हैं, 9, टोटल डिजिट हो गए 9। हाउ मेनी 3-digit numbers can be found by using these digits if no digit is repeated? जब when digits are not repeated then we follow what fundamental principle of counting। तो हम क्या लिखते थे, first digit can be taken in 9 ways, second digit can be taken in 8 ways and third digit can be taken in 7 ways, and total number of ways क्या बन गया, 9 into 8 into 7, यही बनता था। और इसमें देखते हैं अब इस मेथड से जब परमुटेशन हम यूज करते हैं तो क्या है, वही है। इसमें भी देखिए 9p3, टोटल डिजिट्स कितने हैं, 9 है, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9p3 या 3 numbers can be arranged in 3 numbers can be taken from 9 and they are arranged in this way 9p3, 9 factorial divided by 9 minus 3 factorial, तो ये बन जाएगा 9 factorial over 6 factorial and this is equal to 5। यहाँ पे देखिए 9 into 8 into 7, 9 into 8 into 7, we get the same result in both the cases। तो जरूरी नहीं है, अगर सिंपल प्रॉब्लम है आप सिंपली चलो, जहां तक मैं तो यही बोलता हूँ कि जहां तक हो सके फॉर्मूले ना यूज करो तो फायदा है, पर अगर आप फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे तो फॉर्मूले कैसे आएंगे, दोनों चीजें जरूरी है। आप कॉपी पे लिखिए, कॉपी पे आपने ऐसे लाइन लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप परमुटेशन से कर लो और यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर लो। अब देखिए इसमें क्या चीज है, कैसे इसको करना, 3-digit numbers have to be found using the digits 1 to 9, ठीक है। 1 से लेके 9 आपने सिंपल एक ही बात लिखनी है, टोटल डिजिट फ्रॉम 1 to 9 इक्वल टू 9, टोटल डिजिट आ गए। 3 numbers can be arranged from 9, 3 digit numbers या total number of 3-digit numbers formed equal to 9p3 equal to this। बाकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। Here the order of digit matters, therefore there will be as many 3-digit numbers as there are permutations of 9 different digits taken 3 at a time। तो ये बातें सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप टोटल डिजिट लिखो 9, 3-digit numbers can be found from the 9 in 9p3 ways, 9p3 ways लिखना है, ठीक है। फिर सीधा आपके पास आ जाएगा 9 इंटू ये सॉल्व करके इतना आएगा। और दूसरे केस में लिखना है, फर्स्ट डिजिट कैन बी टेकन इन 9 वेज, सेकंड डिजिट कैन बी टेकन इन 8 वेज, थर्ड डिजिट कैन बी टेकन इन 7 वेज। तो ये पहला क्वेश्चन बेशक एटलीस्ट कम से कम कर लेना, तो दोनों मेथड से, ताकि आपको दोनों का पता लगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल इज नथिंग but it is a permutation, it is an arrangement of the objects। How many 4-digit numbers are there with no digit repeat? No digit repeat, तो repetition is not allowed means fundamental principle of counting यूज हो सकता है, ठीक है, या परमुटेशन यूज हो सकता है। और दूसरी है कि 1 से डिजिट कितने हैं हमारे पास, टोटल डिजिट कितने होते हैं,
10, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 10 में एक जीरो भी है। अगर हम फर्स्ट प्लेस पे जीरो प्लेस कर देते हैं तो वो क्या बनता है, 3 डिजिट नंबर बनेगा। अगर यहाँ पे हम 9 के प्लेस पे, यहाँ पे जहाँ पे पहला डिजिट लिखा है, फर्स्ट डिजिट जो है अगर हम जीरो ले लेते हैं तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाता है, 4 डिजिट नंबर नहीं रहता। ठीक है, तो इस डिजिट पे सिलेक्शन नहीं है। दिस डिजिट कैन बी टेकन इन 9 वेज। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे हम जीरो नहीं ले सकते। दिस डिजिट कैन बी टेकन इन 9 वेज। यहाँ पे एक डिजिट की सिलेक्शन हो गई, एक डिजिट यहाँ पे लग गया। टोटल डिजिट कितने थे? 10 थे। अब कितने रह गए? 9 रह गए, 9 डिजिट्स रह गए। तो सेकंड डिजिट कैन बी टेकन इन 9 वेज, क्योंकि यहाँ पे हम जीरो लिख सकते हैं, जीरो को हमने इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। टोटल यहाँ पे अगर मान लो टोटल डिजिट 8 हो, 9 में से हमने एक ले लिया, अब रह गया 8, पर 8 में हमने जीरो भी तो प्लस करना है, बन गया दोबारा 9। तो सेकंड डिजिट आल्सो टेकन इन 9 वेज, थर्ड डिजिट इन 8 वेज एंड नेक्स्ट डिजिट इज इन 7 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? और दूसरा देखो, जो परमुटेशन से आपने करना है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरी दी हुई है, आप इसको ध्यान से देखना। हमने परमुटेशन में क्या करना है, बिकॉज वही बात लिखनी है जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी, बिकॉज वी कैन नॉट टेक जीरो एट फर्स्ट प्लेस। इफ वी टेक जीरो एट द फर्स्ट प्लेस देन द नंबर इज रिड्यूस्ड टू 3 डिजिट नंबर। तो इसे हमने क्या करना है, तो इसके ऊपर सिलेक्शन नहीं करनी है, हमने इसको बनाना है परमुटेशन से। देन वी हैव, अगर हम जीरो को निकाल दें, वी हैव 9 डिजिट, without zero we have 9 digit, and these 9 digit, जब यहाँ पे एक नंबर सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, दिस नंबर कैन बी सिलेक्टेड इन 9 वेज। इसको हमने अलग रखना है, मल्टीप्लाई। इन तीनों का अरेंजमेंट देख लो, तो टोटल डिजिट इसके लिए यहाँ पे इस इन तीनों प्लेसेस को फिल करने के लिए हमारे पास टोटल डिजिट रहेगा 9, क्योंकि फर्स्ट प्लेस तो फिल हो गया 9 वेज से, और 9p3 9p3 निकालेंगे और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज एंड रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 9p3 वेज। 9p3 वेज, 9p3 वेज निकाला और उसको उन्होंने क्या किया, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फिर वही गलती करते हैं, क्या कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट कैन बी टेकन इन 10 वेज, देन 9 वेज, देन 8 वेज, देन 7 वेज मल्टीप्लाई करते हैं, और गलत। एग्जाम में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जरूर आएंगे, आते हैं, तो आपने ध्यान में रखना है, इस बात को खुद सोचना है। पहले इन्होंने, पहली बात है कि इन्होंने डिजिट नहीं दिए, और आपको पहले पता होना चाहिए टोटल डिजिट कितने होते हैं। 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट है और वो 10 होते हैं, ठीक है, और उनमें एक जीरो है, एंड वी कैन नॉट टेक हियर जीरो। फर्स्ट पोजीशन पे हम जीरो नहीं ले सकते, इसलिए आपने थोड़ी सी ये एक्सप्लेनेशन बनानी है और उससे लिखना है कॉपी पे। Next question number third, how many 3 digit even numbers can be made using the digits? ये कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, 3 डिजिट नंबर है और यहाँ पे टोटल डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है। यहाँ पे दिस इवन नंबर, यहाँ पे हमने इवन नंबर फिल करना है। इवन नंबर कैन बी टेकन इन 3 वेज, 1 2 3 इवन नंबर है, तो यहाँ पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो तीन में से कोई एक नंबर आएगा। अगर एक यहाँ पे ले लिया, कोई भी ले लिया इन तीनों में से, तो हमारे पास बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 थे, तो 5 बच गए। तो 5 में से फर्स्ट दिस डिजिट कैन बी टेकन इन 5 वेज, दिस डिजिट कैन बी टेकन इन 4 वेज। अगर आपने परमुटेशन से करना है तो भी आपने इसको नहीं छेड़ना, सिर्फ 2 डिजिट की सिलेक्शन करनी है 5 में से। 2 डिजिट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 इन 5p2 वेज, ठीक है। और इससे क्या होगा कि when 2 at this place, जब 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे, और ये जो लास्ट डिजिट है दिस कैन बी टेकन इन 3 वेज, लास्ट डिजिट कैन बी टेकन इन 3 वेज। फर्स्ट 2 डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन 5p2 वेज, इतने वेज से आपने सिलेक्ट करना है, और लास्ट डिजिट जो है कैन बी सिलेक्टेड इन 3 वेज। तो इसलिए आपने धीरे धीरे इस चीज को कंबाइन करना है, तो दोनों मेथड से आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको लगेगा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग है वो बहुत इजी है, पर ऐसा नहीं है। जब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएंगी तो ये आपको बाहर नहीं निकालेगा। यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम्स है तो सिंपली उनको हमने कर दिया, जब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएंगी तो उसमें हमने परमुटेशन ही यूज करना है। देखिए 5p2 निकाला और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने सिंपल लिखना क्या है, टोटल डिजिट 6 है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन, फर्स्ट इवन डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन 3 वेज,
and the remaining two digits can be selected from 5 in 5p2 ways. So total number of ways 5p2 into 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा. Clear? तो I think